हेलो दोस्तों, मैं नायका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी टेट के इस क्लास में जिसमें हम लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसमें अभी तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं वो जो है इस वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं, और जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री है या फिर आर्ट स्ट्रीम है वो भी इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे जीएस जीके के भी क्लासेस कराए जा रहे हैं। बाकी आप लोगों की ही डिमांड थी, मैं एक बार कमेंट दिखा देती हूँ। कमेंट में मुझे कई दिन से डिमांड आ रहा है कि मैम साइंस के क्लास करा दीजिए, जिसको देखते हुए, जिसको ध्यान में रखते हुए आज मैं साइंस के क्लासेस लेकर आई हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। इसके पहले जो आपके सामने दिख रहा था ये आपका आर्ट बैकग्राउंड का था, ये आपका साइंस बैकग्राउंड का है। ठीक है, हम लोग साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले हम कल के कमेंट देख लेते हैं। सभी के कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का कार्य करते हैं। मेरे पास कमेंट आया हुआ जी राम केवल जी का, जिन्होंने लिखा है मैम साइंस 6 to 8 करा दीजिए। इनकी बहुत दिन से डिमांड थी, बहुत दिन से कह रहे थे मैम साइंस करा दीजिए। इसके अलावा हमारे पास आया है कविता तिवारी जी का, ये हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ी रहती हैं। इनके साथ साथ बात करें कविता तिवारी जी, राम केवल जी और कविता तिवारी जी, नीलम यादव जी, ये लोग हमारे डेली व्यूअर्स हैं, डेली लिसनर्स हैं। तो इन लोग जिस तरह से कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करते हैं, आप लोग भी इसी तरह अपना कमेंट किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट को भी दिखाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लासेस। अगर आप लोग जिनका कमेंट मैं अभी शो करी हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा कि आप, क्योंकि आपके कहने पे ही ये क्लासेस स्टार्ट हुई, तो इसको शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट कर। तो देखिए, आप लोगों के सामने दिख रहा है कि मैथ और साइंस यानी गणित और विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो एक ही में देखने को मिलते हैं, और 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें मैथ और साइंस से देखने को मिलते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो मैथ का है, जिसमें दिया हुआ है 5/8 एक भिन्न है। 5/8 कैसा भिन्न है? उचित है, अनुचित है, मिश्र है या विपरीत है? इसका सही जवाब हो जाएगा 5/8 जो है एक उचित भिन्न है। उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है? तो उचित भिन्न वो होता है जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसको आप P/Q के रूप में लिख दें, चाहे वो 2/3 हो, 4/7 हो, 8/9 हो, कोई भी हो, जिसे आप P/Q के रूप में लिख दें, P/Q के रूप में लिख दें, वो उचित भिन्न कहलाता है। और इसका मतलब ये भी होता है कि जिस भिन्न के हर का मान अंश से अधिक होता है। हर, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। जिसके हर का मान अंश से अधिक होता है, यानी अंश जो है वो छोटा रहे, जैसे 4/7, 8/9, ये उचित भिन्न होता है। लेकिन अभी यही उल्टा हो जाए, 7/4 हो जाए, तो इसका जो है हर ये छोटा हो जाएगा, तो ये अनुचित भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है, एक खंभे की लंबाई का 1/5 भाग कीचड़ में, आधा भाग पानी में तथा 10 फीट की लंबाई का शेष भाग पानी के बाहर है। खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 33 फीट 4 इंच। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस तरह से? देखिए, दिया है ज़मीन के अंदर खंभे का भाग 1/5 भाग। यहाँ पे देखिए ये सॉल्व करके दिखाया है। मैथ का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें, अवरोही क्रम का विकल्प चुनिए। अवरोही क्रम, आरोही क्रम, अवरोही क्रम घटते से बढ़ने की तरफ होता है और आरोही क्रम बढ़ने से घटने की तरफ होता है। यहाँ पे अवरोही क्रम पूछा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप केवल देखकर ही नहीं कर सकते, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप सारे भिन्न को सॉल्व करेंगे, 3/4 को सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के 0.75 आ जाएगा। फिर 2/3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ऐसे देखने में 2/3 छोटा लग रहा है, आप चाहेंगे कि इसको आगे कर दें, पर ऐसा नहीं होता है। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है उस हिसाब से इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे बड़ा ये है, फिर इससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसे आरोही क्रम कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। अगर आप आरोही क्रम में जाएंगे तो सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम भिन्न क्या कहलाता है जिसे इतना 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 से घटाने पर पूर्णतः परिणाम देगा? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1/9। मैथ का क्वेश्चन मैं फटाफट दिखा के सॉल्व नहीं करा रही हूँ, मैं इसका आंसर बता के आगे बढ़ रही हूँ। साइंस के क्वेश्चन हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला दिया है निम्न को सरल कीजिए। इसको सरल करना है। सरल करने पे क्या आंसर आएगा? अगर आप इसको सरल करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो 10 निकल कर आएगा। देखिए, यहाँ पे सरल किया गया है, इन दोनों का एलसीएम लिया गया, 6 आ गया। फिर इन दोनों का एलसीएम लिया गया, 12 आ गया, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये सब तो आपको आता ही होगा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 2 8 मतलब 2 का इसको पावर 8 का वर्गमूल क्या होगा?
तो 2 की पावर 8 का वर्गमूल जब आप वर्गमूल में रखेंगे इसको इस तरह से 2 की पावर 8, तो इसको रखेंगे जब वर्गमूल हट जाएगा तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर आप करेंगे तो आपका 16 निकल के आ जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, एक मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। चौड़ाई तथा लंबाई के बीच का अनुपात बताइए। 80 मीटर और 60 मीटर, 80 मीटर और 60 मीटर, इसे जब आप काटेंगे तो ये देखिए कट जा रहा है आपका 20 से, 20 चौका 80 और 20 यहीं 60। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि लंबाई और चौड़ाई दिया है और उसके बाद पूछा चौड़ाई और लंबाई के बीच का अनुपात। देखिए यहाँ पे पहले लंबाई दिया फिर चौड़ाई दिया और अनुपात पूछा पहले चौड़ाई का फिर लंबाई का। अगर पहले चौड़ाई पूछा पहले आप चौड़ाई रखेंगे 60 और फिर लंबाई पूछा तब आप रखेंगे लंबाई। इसको आप काटेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 3:4। 3:4 आपका ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। 4:3 मार्क मत करिएगा, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के कोण का 3:7:8 के अनुपात में है, बृहत्तम कोण क्या होगा। अगर कोई त्रिभुज है उसका कोण 3:7:8 के अनुपात में है, ये त्रिभुज है और आप सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। अगर 3, 7 और 5 के अनुपात में है तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 18 निकल के आ जाएगा और 18 बराबर 180 अगर आएगा तो 180/18 कर देंगे। 180 अगर 18 कर देंगे, 180/18 अगर आप कर देंगे तो एक बार कट जाएगा, यानी कि 10 बचेगा। 10 आपका ये निकल कर आ गया और 10 × 8 कर दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या निकल के आ गया 80। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80। अगला क्वेश्चन, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40 लड़कियां हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं। यानी टोटल विद्यार्थी जो हैं वो 50 हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 50 और एवरेज आप मान के चलेंगे कि टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या जो थी वो कितनी थी 100 मान के चलते हैं, जिसमें विद्यार्थी जो थे वो 50 थे और पूछा जा रहा है 40% लड़कियां हैं। 40% लड़कियां यानी 100 मान लीजिए, 100 - 40 आप कर देंगे तो 60 निकल के आ जाएगा, यानी 60 लड़कियां हैं। अब 50 लड़के और 60 लड़कियां बटे 100, 1 मिनट, 60 लड़कियां बटे 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 6 पंचे 30 यानी 30 निकल के आ गया। तो कितना आ गया 30। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना 30। अगला क्वेश्चन, दशमलव में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्या है इसको आपको दशमलव में व्यक्त करना है। संख्या ये आपके सामने दिया हुआ है, इसको आप दशमलव में व्यक्त करेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। किस तरह से सॉल्व किया गया यहाँ पे देख लीजिए, इसका सही जवाब 4.10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन जो होता है घन, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 सेंटीमीटर। कितना 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है किस तरह से, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है। ये एक फार्मूला होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² होता है और ये 96 के बराबर दिया है तो 96/6 कर दीजिए तो 16 छक्का 96, तो 16 निकल के आ गया। और इसको जब स्क्वायर्स में आप डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुपद 4x² - 3x की पावर 5 प्लस 8x की पावर 6 की कोटि क्या होगी। बहुपद 4x² - 3x की पावर 5 और प्लस 8x की पावर 6 में जो सबसे बड़ा घातांक होता है उसी को कोटि कहा जाता है। घातांक 2 है, 5 है और 6 है, इसमें सबसे बड़ा क्या है तो 6 ही आपकी कोटि है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं और हमें 1 नंबर भी दे जाते हैं और बहुत इजी होता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, जो सबसे बड़ा घातांक होता है, जो पावर में सबसे बड़ा होता है, उसी को कोटि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, किसी वृत्त की 2 बिंदुओं पर परिच्छेदन करने वाली सरल रेखा, किसी बिंदु की 2 बिंदु किसी वृत्त की, ये मान लीजिए आपके सामने कोई वृत्त है, ये वृत्त है, इसकी 2 बिंदुओं पर परिच्छेदन करने वाली सरल रेखा ये क्या कहलाएगी, ये छेदक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, छेदक कहलाएगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, यदि समुच्चय A = 2, 3, 4, 5, 6 तथा समुच्चय B = 3, 5, 7, 8, 9 है, तो B में कितना अवयव होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कॉमन डिजिट आप निकाल लीजिएगा, जो कॉमन डिजिट आएगा वही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। कॉमन डिजिट कितना है तो 2 इसमें नहीं है, एक 3 हो गया, 3 इसमें भी है,
4 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 हो गया, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी 3 और 5 2 कॉमन डिजिट निकल के आ रहे हैं, तो इसका अवयव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, किसी समुच्चय में अवयव की संख्या क्या कहलाती है? किसी समुच्चय में अवयव की संख्या प्रमुख संख्या कहलाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कहलाएगी, प्रमुख संख्या। अगला, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अभिलंब रूप से कार्य करने वाला 1 न्यूटन बल के लिए दाब क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अविलंब रूप से कार्य करने वाला 1 न्यूटन बल के लिए दाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा 1 पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 पास्कल। P इक्वल टू FA, अगर आप इस फार्मूले से निकालेंगे प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटे एक्सीलरेशन, तो इससे 1 पास्कल निकल के आएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, इसको याद करने वाली चीज़ है। तो 1 जूल में जो होता है 10 की घात 7 अर्घ होते हैं, कि 10 टू पावर 7 अर्घ होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, किसी मशीन पर यांत्रिकी कार्य करने हेतु प्रयुक्त कहलाता है। किसी मशीन पर यांत्रिकी कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल क्या कहलाता है? तो प्रयास कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रयास कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण क्या होता है? तो प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण चुंबक पत्थर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अब हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, अब यहाँ से साइंस स्टार्ट हो गया है। अगला, कार्य करने का सामर्थ्य क्या कहलाता है? तो कार्य करने के जो सामर्थ्य होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, अशुद्ध से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? अशुद्ध से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध, यानी जो एकदम प्योर जल हो, उसे क्या कहेंगे? उसे अशुद्ध जल कहते हैं। इसमें अनेक अशुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया गया होता है और आसवन में पानी उबालकर उसकी भाप को एक साफ कंटेनर में संग्रहित कर लिया जाता है। यानी आपने एक कंटेनर लिया और इसमें जल भर दिया, और जल के नीचे जो है अगर आपने आग लगा दिया, यहाँ पे आग जल रहा है, फायर कर दिया और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया। इस ढक्कन में आप देखेंगे कि जल की जो बूंदें हैं यहाँ इकट्ठा हो जाती हैं। इन्हीं बूंदों को छानकर एक अलग कंटेनर में स्टोर कर लिया गया। इसी को अशुद्ध जल या शुद्ध जल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलय प्राप्त किया जा सकता है? एक विलयन से विलय अभी हम लोगों ने देखा किससे, वाष्पन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। जल जनित रोग कौन सा है? यानी वो रोग जो जल के द्वारा फैलता हो। पहला है डिप्थीरिया बैक्टीरिया के द्वारा, टिटनस वायरस के द्वारा, हेपेटाइटिस यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हेपेटाइटिस। ये जल के द्वारा, दूषित जल के द्वारा फैलता है और ये लीवर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है। अगला, क्वार्टर्स के अवयव हैं सिलिकॉन तथा, यानी क्वार्टर्स के अवयव कौन कौन से हैं? क्वार्टर्स के अवयव सिलिकॉन है, यानी SI है, और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जो है वो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके जलने में सबसे अधिक वायु प्रदूषित होता है? कोयला, CNG, LPG या हाइड्रोजन? तो सही जवाब हो जाएगा कोयला। कोयला जब जलाया जाता है तो इससे सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और हाइड्रोकार्बन मुक्त होते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश है फ्लावर। जो आप लोग देखते हैं, जो फ्लावर होता है, जो बाहर से कलर रंग बिरंगा होता है, जैसे आपको जो आप वो रोज़ आपको अट्रैक्टिव करता है ना, रोज़, यही पूछा जा रहा है जिसको आप तोड़ते हैं, जिसको आप किसी को गिफ्ट करते हैं, ये जो बाहर वाला अंश होता है, जो फूल वाला, ये क्या कहलाता है? दलपुंज, बाह्यदल, दल या पुष्पवृंत? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दल। पुष्प का सबसे चमकीला व आकर्षक अंश जो होता है वो दल होता है। कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं, जिससे किसी दूसरे पुष्प का परागकण उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और उससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, नए पुष्प का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला, कालरा रोग है। कालरा किसके द्वारा होता है? कॉलेरा जिसे कहा जाता है, ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, वायरस से कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो वायरस से आपको हो गया टिटनेस, वायरस से आपको हो गया सर्दी जुकाम, वायरस से हो गया आपको फ्लू, वायरस से हो गया आपको बहुत सारे बीमारियां हैं। ठीक है,
तो बैक्टीरिया से ऑप्शन ए सही जवाब। अंडा उच्चतम स्रोत है, मतलब अंडा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो आप सभी को इसका जवाब पता होगा। सबसे ज़्यादा अंडा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले डाइजेशन जो हमारे मुंह में होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। कहाँ पे होता है, माउथ में होता है। कितने % होता है, 30% होता है। किसके माध्यम से होता है, स्लाइवरी एमाइलेज के माध्यम से सबसे पहला डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का होता है। बाकी प्रोटीन 50% हमारे स्टमक में पचता है और 50% जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला क्वेश्चन, और अंडा में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है। अंडा में लगभग सारे आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सबसे उच्च कोटि का प्रोटीन माना जाता है। अगला, पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त किया जाता है। जूट आप लोगों ने देखा होगा, तालाब वगैरह में इसकी खेती की जाती है पटसन की, और यहाँ से इसका जो स्टेम होता है, इसका जो तना होता है, इसको निकाल कर लाया जाता है, सुखाया जाता है धूप में, और यहाँ से जूट प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जूट कोटोलेरिया जून्सिया पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। इसको बास्ट फाइबर या फ्लोएम तंतु भी कहते हैं। अगला, चावल तथा गेहूं को नामित किया गया। चावल और गेहूं किसके रूप में है, तो हम सभी को पता है चावल गेहूं तो अनाज होगा नहीं, मतलब दाल होगा नहीं, सब्जी होगी नहीं, फल होगा नहीं, क्या होगा, अनाज होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूपी टेट में देखने को नहीं मिलेंगे। ये पहले का प्रीवियस ईयर है, तब आ गया था, अब लेवल बहुत हाई हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो देखिए इसके दो तरह के होते हैं कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, आप सभी को पता होगा, जो खुद से कटे, स्वयं से कटे, या फिर किसी और से ना कटे। वे संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं जो एक से कटे और दूसरा किससे कटे, स्वयं से कटे, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो एक हो गया, एक किससे कटेगा, एक स्वयं से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा ना, एक कटेगा ना। दो किससे कटेगा, दो भी खुद से कटेगा और एक से कटेगा। किससे कटेगा, खुद से और एक से, तो एक काउंट नहीं होगा, दो से काउंट होता है। ठीक है, 3 हो गया, खुद से कटेगा और एक से कटेगा। 4 दो से भी कट जाएगा, इसलिए वो नहीं होगा। तो 5 होगा, 7 होगा, 11, 13, 17 और 19 और 23। तो 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है, 9 है। कितनी है, 9 है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी एक से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है, जिससे वो कट सके। अगला, बिना किसी शेषफल के 99, 132 और 165 को भाग देने वाली बृहत्तम संख्या क्या है, यानी वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 99, 132 और 165 ऐसे कट जाए कि कोई भी मतलब शेषफल ना बचे। तो देखिए सबसे बड़ी पूछा है, तो आप सबसे पहले यहीं से ट्राई करिए। अगर आप 33 से 99 को काटते हैं तो देखिए ये पूरी तरह से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, 3 से ये पूरा कट जाएगा, 3 से ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पूरा कट जाएगा। इसके अलावा अगर 132 को देखिए, 132 33 से कटेगा कि नहीं, तो 33 से कटने से अच्छा आप 3 से काट लीजिए। और 3 से काटने का नियम होता है कि संख्याओं को जोड़ दीजिए, 3 2 1 3 और 3 3 6, 6 3 से कटेगा कि नहीं, तो कट जाएगा, तो ये भी मतलब पूरी तरह कट जाएगा। 3 से विभाज्यता का एक नियम होता है, विभाज्यता का नियम ये होता है कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो कितनी भी बड़ी संख्या हो 3 से कट जाएगा। आप देखिए 6 3 से कट गया, 5 1 6 ये भी 3 से कट गया, या ऐसे निकाल लीजिए या इनको जोड़ लीजिए, 6 1 7 और 5 12, 12 3 से पूरी तरह कट जाएगा। ये विभाज्यता का नियम होता है। ठीक है, तो यानी कि 33 से ये संख्याएं पूरी तरह से कट जाएंगी और बचेंगी भी नहीं। कटने को 3 से भी कट जाएंगी, 15 से नहीं कटेंगी, क्योंकि 15 से कटने वाली जो संख्याएँ होती हैं वो इसमें नहीं है। ठीक है, और ये 3 से भी कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बृहत्तम संख्या, तो 33 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट, मासा पूछा है 24, 12, 36 तथा 60 का HCF यानी कि मासा क्या होगा। तो मासा निकालने का नियम होता है, उनका गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड आप निकालिए, 24 का जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो 24 किससे कटेगा, 24 गुणनखंड मतलब क्या होता है, इनको तोड़िए। तो अगर आप 24 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 4, 4 8 4 3 12 और गुणे 2 यानी 12 दूनी 24। इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे लिखिए। ठीक है, या फिर आप ऐसे निकालिए, देखिए 24 को निकालिए, किससे कटेंगे, 2 से। ठीक है, 2 12 आ जाएगा, 12 और फिर काटिए, ये किससे कटेंगे, ऐसे निकालेंगे। जब आप इनका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने पर ये निकल के आएगा, और 12 का 4 गुणे 3 हो जाएगा, और 36 का 4 गुणे 3 हो जाएगा, या फिर उसको ऐसे 3 गुणे 4
36 हो जाएगा और 60 का इतना हो जाएगा। अब इनका मासा निकालने के लिए आप देखिए जो जो संख्याएं कट रही हैं उनको काट दीजिए। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। जो कॉमन है उसको अलग कर दीजिए। ये सब में कॉमन है, इसको अलग कर दीजिए। उसके बाद ये इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि कॉमन आपको क्या मिला, 3 और 4 मिला। 3 और 4, 4 8 4 3 12, 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, 3 सर्च लाइट 20 सेकंड, 30 सेकंड तथा 45 सेकंड के अंतराल पर दीप्त होती हैं। 2 युगपत दीप्तों के बीच का समय है 3 लाइन है 20 सेकंड, 30 सेकंड और 45 सेकंड। इसको आप ना एलसीएम के माध्यम, इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए, सर्च लाइट हो गया, कोई चीज़ है, घंटी है बज रही है कितने समय के अंतराल पे, तो आप उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम। एलसीएम निकालना तो आपको आता होगा। 20, 30 और 45 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एलसीएम इसका कितना, 180 सेकंड। 180 सेकंड कैसे मिल जाएगा, देखिए आपको एलसीएम निकल के आया ये निकल के आया, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 24 12 36 और 36 पंचे 180, 180 निकल के आ जाएगा। 180 सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये मिनट में दिया होता है यहाँ पे ऑप्शन कि कितने मिनट आएगा, तो आपको पता है 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 60 120 यानी कि 3 मिनट। 3 मिनट अगर 3 मिनट दिया होता तो वो भी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या है, तो एलसीएम निकालना आप सभी को पता होगा, अगर नहीं होता तो एक बार बता देते हैं। 10, 15 और 20 का एलसीएम। एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 15 से 2 से कटेगा नहीं, और 10 दूनी 20 यानी कि 10 आ गया। फिर अब देखिए 10 भी 2 से कटेगा तो 5 तो कटेगा नहीं, 15 तो कटेगा नहीं, और 10 कटेगा 5 आ जाएगा। फिर देखिए अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, डायरेक्ट किससे कटेगा, 5 से। 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 हो जाएगा, और 3 पचे 15 यानी कि 5 हो जाएगा, और 5 अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। यानी इसका जो गुणनखंड निकल के आया वो निकल के आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये निकल के आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 24 आते हैं 36, 12 44, 12 पंचे 60, कितना निकल के आ गया, 60। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको संख्या दी हुई है 0.0187, उसके बाद डैश दिया हुआ है, इक्वल टू 18.7 दिया है। यहाँ पे आपको क्या फिल करेंगे कि 18.7 निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000। 1000 किस तरह से, देखिए 0.087 इंटू n कर दीजिएगा और इतना निकल के आ जाएगा। तो अगर 18.7 बटे आप इतना रखेंगे 0.0187 और इसको काटेंगे तो आपका 1000 निकल के आ जाएगा। कितना, कि 1 2 3 4 जीरो है, तो आप 3 जीरो लगा दीजिएगा, सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या पहले से दी हुई है। तो सही जवाब ऑप्शन बी। कि घटाकर किलोग्राम में उत्तर दीजिए, यानी 23 किलोग्राम से इतना ग्राम घटाना है। देखिए अब यहाँ पे ना ये किलोग्राम है और ये ग्राम घटाना है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, तो 4317 ग्राम अगर आपको घटाना है, तो यहाँ से 4000 से तो 4 किलोग्राम निकल गए और 317 ग्राम बचे। 317 ग्राम। अब 23 किलोग्राम में से अगर आप 23 में से 4 घटा देंगे और उसमें से इतना ग्राम घटा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन डी, 18.683। ठीक है, यानी 18 किलो 683 ग्राम। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, एक 4.85 मीटर लंबे खंभे को 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, यानी कि 4.85 मीटर लंबा खंभा है, इसको 5 भागों में बांटिए। 5 भागों में कैसे बांटेंगे, 4.85 बटे 5 कर दीजिएगा, 5 भागों में बांटना है। अब इसको जब आप काटेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 0.97। सही जवाब ऑप्शन बी। देखिए दशमलव हटा लीजिएगा, कैसे निकालेंगे इसको, 1 मिनट। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे दिया है 4.85, अब इसको 5 बराबर भागों में बांटना है, 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग कैसे देंगे, ये दशमलव में है, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए आपको यहाँ 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट दिया हुआ है। अब 500 को 485 से भाग देना है, तो आपको पता है 500 को जब आप 1 मिनट कलर दूसरा ले लेती हूँ।
जब आप 485 से भाग देंगे तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि 500 बड़ा है। तब आप जीरो लगा के, दशमलव लगा के एक संख्या यहाँ जीरो बढ़ा लीजिएगा। अगर यहाँ पे जीरो बढ़ा दिए तो ये 48 हो गया, तो 5 9 45, यानी कि 9 बार जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 बार अगर आपका ये गया, यहाँ हो जाएगा 4500। कितना हो गया, 4500। अब इसको आप काटिए, जीरो यहाँ 5, 8 में से 5 गया 3, यहाँ से ख़त्म हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा, फिर यहाँ जीरो बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ फिर आप जीरो बढ़ा लेंगे तो ये कितनी, 35 है, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3500 चला गया, यानी कट गया, यानी 0.97 इसका निकल के आ गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। काटने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी एफर्ट और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, 2x की पावर 3 का मान क्या होगा यदि x इक्वल टू 5 है। 2x की पावर 3 का मान पूछा, x इक्वल टू आपको 5 दिया, यानी 2 गुणे 5 की रूट 3 ये दिया है। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, जब पहले आप इसका रूट निकाल लीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125, 5 25 पंचे 125, यानी 2 गुणे 2 यही निकाल लेते हैं, 2 गुणे 125, 2 को 125 से गुणा करेंगे तो 125 दूना 250 होता है। कितना, 250। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना, 250। आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी, समझ में भी आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगला, 0.02 का वर्ग क्या होगा। 0.02 का वर्ग, यानी कि आपसे पूछा 0.02 का स्क्वायर पूछा है। ठीक है, अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 0.2 और 0.02। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट लिखिए, 2 जीरो लगाइए, 2 जीरो लगाइए और 3 जीरो लगाइए, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये इसका सही जवाब जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या, ये। ठीक है, या फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 जीरो हम 0 दशमलव, 2 जीरो हम 0, ऐसे कर लीजिए। फिर इसको निकालिए, 0 दशमलव 0 0 दशमलव भी बाद में लगा देंगे, और 0, फिर निकालिए 0 0 0, ऐसे निकालिए। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो 0 0 0 4 यही आएगा ना, और यहाँ पे 4 डिजिट के बाद दशमलव, 1 2 3 4 डिजिट के बाद दशमलव कर दीजिए, क्योंकि 2 और 2 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट वहाँ, 4 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका ऑप्शन ए निकल के आ जाएगा। अगला, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपये है तथा 7200 में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत क्या होगा। कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य कितना है, 8000, और वो बेचा कितने में गया, 7200 में, माइनस कर दीजिए, 7200 में बेचा गया, और पूछा जा रहा है छूट प्रतिशत, 8000 से ही भाग दे दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए, गुणे 100। अब इसको काटिए, 00 से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, बचा क्या आपके पास, 800 गुणे 72 गुणे 800 गुणे 72 गुणे 100 बटे 8 यही आपके पास बचा। अब इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करिए, 8 से 8 कट गया, 8 से 8 भी काट दीजिए, यहीं काट दीजिए, 8 से 8 कट गया, और 00 यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए। तो इसका जो निकल के आ जाएगा वो 10% निकल के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 10%। कितना, 10%। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा, 10%। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 55 डिग्री 1 मिनट, 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। 55 डिग्री का पूरक कोण 90 होता है, 90 होता है टोटल, 90, और 90 में से अगर आप 55 घटा देंगे, 90 माइनस 55, तो आपका निकल के आ जाएगा 35। कितना, 35 डिग्री। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। पूरक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का, और 55 का पूछा है तो 90 में से 55 घटा दीजिए, 35 आ जाएगा। जब 55 में 35 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी उसको पूर्ण कौन करेगा, 35 करेगा। अगला, किसी ऋजुरेखीय कोण का 0.2 गुना कोण कितने अंश का होगा। कोई ऋजुरेखीय कोण का 0.2 गुना कोण, कोई ऋजुरेखीय कोण है वो कितना होता है, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री, और उसका 0.2 पूछा है, तो 180 गुणे 0.2 कर दीजिए। ये कितना निकल के आ गया, 36.0, मतलब 36 डिग्री निकल के आ जाएगा। कितना, 36। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला, अच्छा डी में कितनी सममित रेखाएं हैं। अच्छा डी को ऐसे लिखा जाता है ना,
इसमें सम्मत रेखाएं पूछा है, तो सम्मत रेखा यानी जो सीधी रेखा है एक ही है और एक वक्र है, एक क्या है वक्र है, तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना है? एक है। अगर आपसे एच में पूछ लिया जाए एच में कितनी सम्मत रेखाएं हैं, तो देखिए 1 2 और 3, कितनी हो जाएगी? 3। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला, एक बंद लकड़ी के बक्से की आंतरिक लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। यदि लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लकड़ी का वजन 0.5 ग्राम हो तो बक्से का वजन क्या होगा? देखिए इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 504 ग्राम। ठीक है, क्या होता है? ये एक फार्मूले पे सॉल्व होता है। फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब आपको लंबाई कितना दिया है? बक्से की लंबाई 20, चौड़ाई कितना दिया है? 14 और ऊंचाई कितना दिया है? 9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आगे जाएगा 2520। कितना? 2520। और बक्से का आंतरिक जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये आंतरिक दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 504 निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक से एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? दरों की मात्रा, प्रकाश तरंग की लंबाई, केबिलों की लंबाई या जहाज़ों की चाल। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है ये प्रकाश तरंग की लंबाई नापने के काम आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? प्रकाश तरंग की लंबाई। द्रव की मात्रा, ये आपको पता होगा, लीटर में मापा जाता है। दूध, पानी अगर आप कुछ लेते हैं तो लीटर में लेते हैं। केबलों की जो लंबाई होती है और जहाज़ों का जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में नापा जाता है। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा के नाप से मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कंघी के कागज़ के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का कारण क्या है? ये जानते हैं, आप लोगों ने बचपन में बहुत किया होगा। कोई कंघी लीजिए, कोई कंघी हो गई, इसको हेयर पे, जो व्यक्ति का बाल होता है, बाल, एक मिनट में आपको ये बाल है, ये बाल, इस पे ऐसे रगड़िए कंघी को, ऐसे रगड़िए और कागज़ के छोटे टुकड़े ले लीजिए। जब आप इस कंघी को इसके पास लेकर जाएंगे ना, इसके पास, तो आप देखेंगे ये टुकड़े इसमें चिपकते चले जा रहे हैं। पूछा जा रहा है ये किसके कारण होता है? घर्षण जनित बल, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल या स्थिर वैद्युतिक बल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थिर वैद्युतिक बल के कारण आवेशित कंघी कागज़ के जो टुकड़े हैं उनको आकर्षित करता है। करके देखिएगा घर पे, बहुत मजा आएगा और सच में ये ऐसा होगा। अगला क्वेश्चन, बल को मापा जा सकता है। बल को किसमें मापा जा सकता है? किसके द्वारा? स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा, थर्मामीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, कैलोरीमीटर से क्या मापते हैं? तो कैलोरीमीटर से ऊर्जा मापते हैं, जबकि स्प्रिंग तुला के द्वारा बल को मापा जाता है। किसके द्वारा? स्प्रिंग तुला के द्वारा। घर्षण बढ़ाया जा सकता है। घर्षण कब बढ़ाया जाएगा? देखिए, तेल का जब आप प्रयोग करेंगे ना, ये कोई सड़क है, इस पे मान लीजिए आप देखिए घर्षण जो होता है ना, एक बता देते हैं आपको। ये मान लीजिए कोई रोड है, इस पे गाड़ी चल रही है। क्या चल रही है? गाड़ी चल रही है, गाड़ी आपकी चल रही है और ये रोड जो है एकदम प्लेन है, एकदम चिकनी है, एकदम सतह जो है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आराम से चल रही है, तो ये कम घर्षण में चलेगी। इसी पे तेल डाल दो, घर्षण और कम हो जाएगी। हल्का सा पानी डाल दो, घर्षण और कम हो जाएगा। लेकिन जब ये प्लेन में गड्ढे गुड्ढे होंगे तो ये घर्षण जो है ज़्यादा होगा। तो खुरदरी सतह पर जो होता है घर्षण ज़्यादा लगता है, जोर ज़्यादा देना पड़ता है, बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो इसी खुरदरी सतह को बनाकर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। जितनी खुरदरी सतह उतना घर्षण ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुल सकता? दूध। जब आप दूध और जल को मिलाते होंगे, देखते होंगे एकदम जल जो है दूध का ही रूप ले लेता है, यानी ये घुल सकता है। एल्कोहल, यानी जो लोग ड्रिंक करते हैं, देखते होंगे बर्फ़ के कैसे कैसे टुकड़े उसमें डालते हैं और आराम से उसी की मात्रा में हो जाता है, ये भी घुल सकता है। शहद भी घुल सकता है, लेकिन जब आपने कभी एक गिलास पानी में हल्का सा तेल डाल के देखिए तो तेल की जो बूंदें हैं वो ऊपर जो है स्टोर हो जाती हैं, यानी ये जल में घुलनशील नहीं होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तेल। अगला, निम्नलिखित में से व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा है? व्युत्क्रमी परिवर्तन यानी जो उल्टा रिएक्शन करे। जल से भाप बनना, जल से भाप बनना, जल से भाप बनेगा और भाप से जल बनेगा। सही है? अच्छा, नहीं है पूछा, नहीं है। कौन सा नहीं है? यानी जो रिवर्सिबल नहीं हो। जब आप जल से भाप बनाएंगे तो भाप से जल भी तो बना सकते हैं, जिसे आसुत जल कहा जाता है। तो ऑप्शन एक ये तो है। लोहे का पिघलना, अगर लोहा पिघलेगा तो स्टोर होकर फिर से लोहा बन जाएगा, ये भी हो जाएगा। कैरोसिन का जलना, कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल, जब एक बार जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसे दोबारा कैरोसिन नहीं बनाया जा सकता, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे पूछा कौन सा रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? ये नहीं है। भाप का संघनन ये है। ठीक है,
अगला, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका O2 होता है, इसका H2O होता है, इसका CO2 होता है और इसका SO2 होता है। तो एक ही प्रकार के परमाणु यानी इसमें देखिए H भी है, 2 भी है, 2 प्रकार के हो गए, C भी है, O भी है, 2 प्रकार के हो गए, S है, O भी है, 2 प्रकार के हो गए, लेकिन ऑक्सीजन में केवल एक ही प्रकार के हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। मेरा एफर्ट, मेरी एनर्जी, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक और एक कमेंट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ओजोन का गुण दर्शाता है? ओजोन का गुण यानी ओजोन का फार्मूला कौन है? तो O3 ही ओजोन का फार्मूला है, ऑक्सीजन से प्राप्त गैस है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? मिश्र धातु यानी जो कई धातुओं से मिलकर बनी हो। लोहा इसे Fe कहते हैं, ये अकेला होता है। सोना इसे एओरम कहते हैं, Au होता है। और तांबा इसे कॉपर कहते हैं, ये भी अकेला होता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील जो होता है ये क्रोमियम, निकिल और कोबाल्ट, क्रोमियम, निकिल, आयरन भी शायद इसमें कुछ मात्रा में होता है, तो इससे मिलकर बना होता है, तो इसे जो है मिश्र धातु कहा जाता है। अगर स्टेनलेस स्टील का फार्मूला आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का फार्मूला जो है ये बिहार टीआरई 2.0 में पूछा गया था। स्टेनलेस स्टील का फार्मूला अगर आपको किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स या पैरासाइट। तो देखिए, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के रहते हुए उसकी सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं ये भी जो है दूसरे पे डिपेंड होते हैं। और पैरासाइट ये भी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला, फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे क्या कहलाते हैं? फूल, फल और बीज, जिसमें फूल, फल और बीज तीनों पाया जाए। क्रिप्टोग्रामस, इसमें जो है बीज नहीं पाया जाता है। फर्न में बीज पाया जाता है, फूल नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में सीडलेस बीज होता है, मतलब सीडलेस होता है ये, और कबर्ड नहीं होता है। एंजियोस्पर्म ऐसा है जिसमें फल, फूल और बीज तीनों पाए जाते हैं। क्रिप्टोगैमस ये पुष्प विहीन होता है, इसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? पुष्प नहीं पाया जाता है। जबकि अगर फर्न की बात करें इसमें बीज नहीं पाया जाता है, बीज विहीन होता है। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये नग्न होते हैं, इनके जो बीज होते हैं वो पाए तो जाते हैं लेकिन ये नेकेड होते हैं, इसमें नेकेड बीज पाया जाता है। एंजियोस्पर्म जो है इसमें तीनों पाया जाता है और बहुत अच्छे तरह से डेवलप्ड पाया जाता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इन सब के बारे में अगर पढ़ना है तो हमारे इसी चैनल पे टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें देखिए, वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन सा है? द्विबीजपत्री, दो बीजपत्री वे होते हैं जिनके बीज जो होते हैं अगर इनके से कवर हटा दिया जाए, कोटिंग हटा दिया जाए तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने अपने घरों में चना देखा होगा, चना है, ऊपर से जब आप इसको देखेंगे तो सिंगल दिखेगा, लेकिन इसके ऊपर की जो कोटिंग होती है अगर इसको हटा दे तो ये चना दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ये दो बीजपत्र हो गया। उसी तरह मटर जब कोटिंग हटा देंगे दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह आम की जब गुठली आप ऊपर से हटा देंगे तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। मकई जो आप लोगों ने घरों में देखा होगा, मकई जिसका पॉपकॉर्न बनता है, आप उसके ऊपर का कितना भी कवर हटाते रहिए वो दो भागों में नहीं बटेगा क्योंकि वो एक बीजपत्री होता है। तो ये एक बीजपत्री है, ये भी एक बीजपत्री, ये आम जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला, एक कोशिकीय प्राणी को वर्गीकृत किया गया। एक कोशिकीय प्राणी आर्थ्रोपोडा, स्तनधारी, प्रोटोजोआ या मोलस्का। तो आप सभी को पता है कि जब हम लोग वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट को पढ़ते हैं तो उसमें जो है फाइलम के अकॉर्डिंग इसको 9 फाइलम में बांटा गया, जिसमें प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमेंथ, स्क्लेहेलमेंथ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, मोलस्का और लास्ट जो आपका आता है कॉर्डेटा, उसमें बांटा गया। कॉर्डेटा को भी 5 भागों में बांटा गया, उसके अलावा उसको सिफेलोकॉर्डेटा बहुत सारे भागों में बांटा गया। अगर आपको विस्तृत इन सब चीज़ों को पढ़ना है तो हमारे टीजीटी पीजीटी क्लास से ज़रूर जुड़े, वहाँ पे साइंस बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे जो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक कसूरिकी है यानी एक सिंगल सेल पाया जा रहा है तो वो प्रोटोजोआ में होगा। जब इसके आगे प्रोटोजोआ के आगे पोरीफेरा में बढ़ेंगे तो इसमें भी सिंगल सेल पाया जाएगा। सिलेंट्रेटा में जाएंगे तो यहाँ ग्रुप ऑफ सेल पाया जाएगा। इसी तरह से ये डेवलपमेंट के आधार पर अलग अलग फाइलम में बांटा गया है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। केले के पौधे की जड़ है
केले की पौधे की जड़ कैसी है? आरोही मूल, अवस्तंभ रूप, श्वसन या अपस्थानिक मूल। तो केले की जड़, पौधे की जो जड़ है वो अपस्थानिक मूल है। केले की पत्तियां जो होती हैं इसमें पैरेलल शिराविन्यास देखने को मिलता है, इस तरह का शिराविन्यास, इसे पैरेलल शिराविन्यास कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और जितने भी पैरेलल शिराविन्यास वाली पत्तियां होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो अपस्थानिक होती हैं। ऑप्शन डी इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। यहाँ पे साइंस और मैथ के 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट को ज़रूर दिखाएंगे। अगर पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।